जय हिंद बच्चों। आप सभी स्टूडेंट जो 9th क्लास में पढ़ते हैं उनके लिए यह क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह हिंदी का क्लास है, ठीक है। और हिंदी के क्लास में, आज के क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 2 को देखेंगे, ठीक है। तो आप सभी स्टूडेंट जो 9th क्लास में पढ़ते हैं उनके लिए यह इम्पोर्टेंट है। तो जो इस समय जुड़े हुए हैं, बस सबसे पहले इस क्लास को आप लोगों के पास में जो भी स्टडीज संबंधित ग्रुप हैं उन सभी ग्रुप में एक बार शेयर कर देंगे, ताकि आप लोगों के जो भाई बंधु, प्यारे मित्रगण, सहपाठी जितने भी हैं वह भी इस क्लास के साथ में जुड़ सकें, जो 9th क्लास में पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने अपने पिछले क्लास में देखा था कि जो भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा है, इसके शीर्षक कौन है, लेखक कौन है, इसके बारे में हम लोगों ने देख लिया है। यदि आप लोगों ने अभी तक पहला क्लास नहीं देखा है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जो भारत का जो पुरातन विद्यापीठ नालंदा है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। हालांकि नालंदा है जो अपनी शिक्षा के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, ठीक है। जिस समय नालंदा विश्वविद्यालय था उस समय बहुत ही आकर्षक का केंद्र रहा है। तो देखेंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय है जो किस लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और नालंदा विश्वविद्यालय अपने इतिहास को किस तरह संयोए हुए है पूरे एशिया महादेश में। तो आप सभी स्टूडेंट जो इस समय जुड़े हुए हैं, जो 9th क्लास में पढ़ रहे हैं, उनके लिए यह क्लास है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग शेयर करेंगे गाइज, ताकि और भी हमारे प्यारे स्टूडेंट, हमारे प्यारे भाई बंधु जो 9th क्लास में पढ़ रहे हैं उनको भी फ़ायदा हो, ठीक है। और जो पहली बार जुड़ रहे हैं वह @escape यूट्यूब चैनल को है जो सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में बेल आइकॉन को दबा देंगे, जिससे कि हमारा सभी क्लास का रेगुलर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। और जो स्टूडेंट हमारे ऑफलाइन संस्थान में आने के लिए इच्छुक हैं वह अपने नज़दीकी शहर है जो मसौढ़ी में संदर्भ कोचिंग सेंटर के साथ में जुड़ सकते हैं। और हमारे ऑफलाइन संस्थान से जुड़ने के लिए आप है जो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जो मैं आपको दे देता हूं यहाँ पर 83 20 54 32 98। इस नंबर पर आप लोग कॉल करके है जो हमारे ऑफलाइन संस्थान में आकर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 9, 10 और 11, 12 की अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग देखेंगे क्या, तो भारत का जो पुरातन विद्यापीठ है नालंदा, इसके बारे में और इसका इतिहास को हम लोग जानेंगे। तो कह रहा है कि नालंदा है जो हमारे इतिहास में अत्यंत आकर्षक नाम है, ठीक है। आप इसका नाम बहुत दिन से ही सुनते आ रहे हैं, नालंदा 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 है क्या। तो कहता है क्या कि जिसके चारों ओर न केवल भारतीय ज्ञान साधना सुरक्षित है, सुरभित पुष्प खिले हैं, अपितु किसी समय एशिया महाद्वीप के बहुत बड़े भूभाग पर, विस्तृत भाग पर विद्या संबंधी सूत्र भी उसके साथ जुड़े हुए थे। तो जो नालंदा विश्वविद्यालय है यह किसके लिए है, तो यहाँ पर है जो दूर दूर से दूसरे देश से जो स्टूडेंट है वह विद्या ग्रहण करने के लिए आया करते थे। और आज क्या है, आज जो नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास है वह नालंदा विश्वविद्यालय है जो अपने इतिहास को संयोजे हुए है, यानी संजोगे हुए है बच्चों, ठीक है। आज हम लोग दूसरे देश में जाकर हैं जो पढ़ाई करते हैं। हमारी देश की ऐसी शिक्षा व्यवस्था हो गई है, लेकिन ज़रा आप सोचिए कि उस समय, जिस समय नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था, वहाँ दूर दूर से शिक्षा अध्ययन करने के लिए, यानी कि पठन पाठन करने के लिए है जो दूर दूर से लोग आया करते थे। दूर विदेशी जो स्टूडेंट है वह आया करते थे। और आज की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें हम लोग दूसरे देश में जाकर अध्ययन करते हैं। तो इसी के बारे में है जो नालंदा विश्वविद्यालय आपको बताएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय आखिर क्यों इतना चर्चित है। कहता है ज्ञान के क्षेत्र में देश और जातियां के भेद लुप्त हो जाते हैं, लेकिन नालंदा इसका उज्जवल दृष्टांत है। आप लोग देखे होंगे कि जो लुप्त प्राणी है उसको रेड बुक में लिखा जाता है कि लुप्त प्राय जाति है, और जातियों के भेद के बारे में बताया जाता है। कुछ समय पहले तक हमारे यहाँ पृथ्वी पर डायनासोर रहा करता था, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय
का एक उज्जवल दृष्टांत है जिसे आप लोग सुनते हैं और जानते हैं। कथा नालंदा की वाणी है जो एशिया महाद्वीप में पर्वत और समुद्र के उस पार तक फैली हुई है, बल्कि यह पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे एशिया महादेश में है। जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसका नाम फैला हुआ है और लगभग यहाँ 600 वर्ष तक नालंदा एशिया का है जो चैतन्य केंद्र बना रहा था। ठीक है, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय है जो लगभग कितना तो 600 वर्षों तक है जो चैतन्य केंद्र बना रहा है। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय था कहाँ? तो नालंदा विश्वविद्यालय आज है जो अपना बिहार में स्थित है। उस समय अगर बात करें जिस समय नालंदा विश्वविद्यालय था उस समय पूरे भारत में 16 महाजन पद हुआ करता था, यानी कि 16 गो राज्य हुआ करते थे, 16 गो स्टेट। आज जिस तरह से पूरे भारत में 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसी तरह से जिस समय नालंदा विश्वविद्यालय था उस समय है जो कितना महाजन पद था? 16 महाजन पद था, जिसमें एक महाजन पद था मगध। ठीक है, तो यही मगध जो आज हम लोग जहां निवास कर रहे हैं, जो पटना, गया और जो नालंदा की धरती है, इसे मगध के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और यही मगध है जहाँ नालंदा विश्वविद्यालय हमारा अवस्थित है। तो जो मगध की प्राचीन राजधानी है जो राजगिरी, यह 5 पर्वत के मध्य में बसी हुई है जिसका नाम था गिरिब्रज। क्या नाम था? तो इसका नाम था गिरिब्रज या राजगृह, इसी को कहा जाता है, नामक स्थान में थी। और वर्तमान नालंदा उसी राजगृह के तप्त कुंड से 7 मील उत्तर की ओर स्थित है। तो सबसे पहला इसके लोकेशन को देखेंगे तो जो राजगृह है वहां से 7 मील उत्तर की ओर है जो नालंदा विश्वविद्यालय क्या है? अवस्थित है। कथा नालंदा का जो प्राचीन इतिहास है यह भगवान बुद्ध, भगवान महावीर के समय तक जाता है। ठीक है, जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसका जो प्राचीन है यानी इसका जो समय है कहाँ से कब तक जाता है? तो भगवान बुद्ध और जो भगवान महावीर हैं माना जाता है इनके समय तक जाता है। कहते हैं कि बुद्ध के समय नालंदा गांव में परवारिकों का आम्रवन था। ठीक है, यानी कि कहा जाता है कि जिस समय जो नालंदा है वहां पर प्रवारिकों का आम्रवन था। क्या था? तो परिवारिकों का आम्रवन था। और जैन ग्रंथ के अनुसार नालंदा में महावीर और आचार्य मेखली पुत्र गोसाल की भेंट हुई थी। तो यह सवाल आपसे पूछेगा कि बताइए जो नालंदा विश्वविद्यालय है वहां पर महावीर का भेंट किससे हुआ था? तो मेखली पुत्र गोसाल से भेंट हुई थी। और उसी समय है जो राजगृह का उपग्राम या बाहरिकी स्थान समझा जाता था। ठीक है, जो राजगृह का उपग्राम वाहिरिकी है इसको क्या कहा जाता था? बाहरी स्थान बाहिरिकी स्थान समझा जाता था, जहां महावीर ने 14 वर्षवास व्यतीत किए। ठीक है, वहां क्या किया? तो 14 वर्षवास यानी 14 वर्ष है जो क्या किया? व्यतीत किया था। कौन? तो महावीर ने व्यतीत किया था। कथा सूत्र कृतांग के अनुसार एक रचना है सूत्र कृतांग, इसके अनुसार नालंदा के एक धनी नागरिक लेप ने धन, न्याय और शय्या, आसन, रथ, स्वर्ण आदि के द्वारा भगवान बुद्ध का स्वागत किया और उनका शिष्य बन गया था। ठीक है, यानी कि उस समय है जो यह सवाल आप लोगों से पूछा जाएगा कि बताइए भगवान बुद्ध का है जो स्वागत नालंदा में किसके द्वारा किया गया था? तो वहां के एक धनी नागरिक था लेप। कौन था? तो धनिक नागरिक लेप के द्वारा है जो भगवान बुद्ध को है जो धान यानी बहुत सारा धन धान के साथ शय्या यानी आसन, ठीक है, और रथ और स्वर्ण आदि के द्वारा है जो भगवान बुद्ध का क्या किया गया था? स्वागत किया गया था। और है जो उनका क्या बना था? शिष्य बना था। इसी में कहता है कि जो तिब्बत के विद्वान इतिहास के जो लेखक है लामा तारानाथ के अनुसार है जो नालंदा सरीपुत्र की जन्मभूमि थी। ठीक है, तो यह भी आप लोगों से पूछा जाएगा कि बताइए किस लेखक के अनुसार सरीपुत्र का जन्मभूमि है जो नालंदा है? तो आप लोग याद रखेंगे जो तिब्बती विद्वान इतिहासकार लेखक हैं लामा तारानाथ है, इनके द्वारा है जो सरीपुत्र की जन्मभूमि नालंदा को बताया गया है। और उनका चैत्य अशोक के समय में भी वहां था। जो चैत्य है, चैत्य कहा जाता है जो मंडप था उसका है
जो अशोक के समय में भी था। कहता है कि राजा अशोक ने एक मंदिर बनवाकर उसे परिवर्धित किया था, ठीक है। और क्या किया था राजा अशोक ने, तो एक मंदिर बनवाया था और उसमें क्या किया था, तो मिला दिया था, यानी परिवर्धित किया था। यह आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। कहता है फिर कि इस प्रकार यद्यपि नालंदा की प्राचीनता की अनुश्रुति है, देखा जाए जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसके बारे में जाने तो बुद्ध अशोक दोनों से संबोधित किया जा सकता है। किसी तो बुद्ध से भी किया जा सकता है, अशोक से भी किया जा सकता है, किंतु एक प्राणवत्त विद्यापीठ के रूप में उसके जीवन का आरंभ लगभग गुप्त काल में हुआ, ठीक है। लेकिन जो नालंदा विश्वविद्यालय है यह विद्यापीठ के रूप में कब से जाने लगा, तो यह गुप्त काल से जाना जाने लगा। कब से लगा है, तो आप लोग स्टार पॉइंट लिखिएगा क्या कि नालंदा जो है इसे किस रूप में जाना जाता है, तो विद्यापीठ के रूप में जाना जाता है। और कब से, तो गुप्त काल में हुआ था, ठीक है। तारानाथ ने तो भिक्षु नागार्जुन और आर्यदेव इन दोनों का संबंध नालंदा से लगाया है, ठीक है। एक तारानाथ हैं जो तिब्बती लेखक हैं, इन्हें ने भिक्षु नागार्जुन हैं उनका और आर्यदेव इन दोनों का संबंध है जो नालंदा से लगाया है। और है जो यहाँ तक लिखा है कि आचार्य जो दंडी नाग हैं इन्होंने नालंदा में आकर अपने प्रतिपक्षियों के साथ शास्त्रों का विचार किया था। शास्त्रों कहने का एक होता है शस्त्र और दूसरा होता है शास्त्र। तो शस्त्र कहने का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा युद्ध सामग्री होता है, और शास्त्र कहने का अर्थ होता है यानी विद्या अध्ययन, यानी शास्त्रों का है जो विचार किया था, यानी जो हमारा वेद है, वेदांग है, ठीक है, इस पर है जो उन क्या किया गया था, डांडिंग के द्वारा है। जो आचार्य जो डांडिंग है इन्होंने नालंदा में आकर शास्त्रों पर विचार किया था, न कि शस्त्रों पर किया था, ठीक है। जैसे आज हैं क्या होता है, तो भागवाधारी हैं लेकिन उनका नाम भागवाधारी नहीं बल्कि भोगवाधारी है। तो क्यों, क्योंकि उसी में सब लिप्त हैं, तो ये दो गो हैं। तो यही चीज़ है शस्त्र और शास्त्र। तो यहाँ क्या शास्त्रार्थ होता था, न कि शस्त्र की परीक्षा की जाती थी, ठीक है। तो उनमें ब्राह्मण विद्वान अग्रणी होते थे, ठीक है, जिनमें सुदर्जब नाम के एक ब्राह्मण विद्वान क्या थे, अग्रणी थे। शास्त्रों में है जो सबसे ज्यादा कौन था, तो सुदर्ज नाम का एक ब्राह्मण विद्वान है जो अग्रणी था नालंदा विश्वविद्यालय में, आप लोग याद रखेंगे। फिर कहता है आपको कि चौथी सदी में है जो फाहियान है जो नालंदा में आए थे, ठीक है। तो स्टार पॉइंट आप लोग नोट करते चलेंगे कि फाहियान यात्री जो चीनी यात्री फाहियान है यह कब आया था, तो चौथी सदी में नालंदा में आए थे, यानी नालंदा विश्वविद्यालय में आए थे। और उन्होंने सरीपुत के जन्म और परिनिर्माण स्थान पर निर्मित जो स्तूप है, यानी मरने के बाद जो स्तूप बनाया जाता है उसके दर्शन किए थे। किंतु नालंदा का विशेष अभ्युदय इसके कुछ समय बाद हुआ था। लेकिन जो नालंदा है उसका अभ्युदय कब हुआ, तो चौथी सदी के बाद हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, तो चौथी सदी के बाद हुआ था, यानी कि कहने का मतलब फाहियान के बाद हुआ था, ठीक है। कहता है 7वीं सदी में सम्राट हर्षवर्धन के समय जब युवान चांग इस देश में आए, ठीक है। तो ये आप लोगों को स्टार पॉइंट ये पूछा जाएगा हिंदी में कि युवान चांग किसके समय में आया, तो सम्राट हर्षवर्धन के समय में आया था। आप लोग नोट करेंगे कि 7वीं सदी में सम्राट हर्षवर्धन के समय में युवान चांग हमारे देश में आए थे, यानी नालंदा विश्वविद्यालय में आए थे। और नालंदा में अपनी उन्नति के शिखर पर था। और उस समय क्या था, तो नालंदा है जो अपनी उन्नति के शिखर पर पहुंच चुका था, यानी कि सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पर था। कौन था, तो नालंदा था। तो ये सवाल पूछेगा कि बताइए नालंदा किस समय है जो अपनी उन्नति पर था, तो यह हर्षवर्धन के समय में अपनी उन्नति पर था। और युवान चांग उस समय हमारे देश में आए थे। और युवान चांग ने एक जातक की कहानी का हवाला देते हुए लिखा है कि नालंदा का यह नाम इसलिए पड़ा है कि यहाँ अपने पूर्व जन्म में उत्पन्न भगवान बुद्ध को तृप्त नहीं होती थी, ठीक है। और युवान चांग ने क्या लिखा था इसमें कि क्या कि जो यहाँ अपने पूर्व जन्म में जो उत्पन्न भगवान बुद्ध को है वह तृप्ति नहीं होती थी, न अलदा, इसी को कहा जाता है न अलदा, ठीक है। सच तो यह है कि ज्ञान के क्षेत्र में जो दान दिया जाता है वह सीमा रहित और अनंत होता है। तो सबसे बड़ा ज्ञान दान कौन होता है, तो सबसे बड़ा दान होता है ज्ञान दान होता है। हमारे प्यारे स्टूडेंट जितने भी इस समय हमारे प्यारे भाई बंधु जुड़े हुए हैं, वह सबसे अगर दान में पूछा जाए
तो अगर ज्ञान का प्रवाह रुक जाएगा तो यह सृष्टि है जो आगे दिशा विहीन हो जाएगी, यानी पृथ्वी दिशा विहीन हो जाएगी। तो इसलिए कहा जाता है क्या कि ज्ञान के क्षेत्र में जो दान दिया जाता है वह सीमा रहित और अनंत होता है। ऐसा ज्ञान दिया जाता है जिसका कोई अंत नहीं होता है, और ज्ञान है जो दिन प्रतिदिन क्या होते रहता है, बढ़ते रहता है। कहता है उसके बांटने वालों को तृप्ति होती है, जो ज्ञान को बांटते हैं उनको क्या होती है, तृप्ति होती है, यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है, और ना उसे लेने वाले को, ठीक है, और ना उसे लेने वाले को, ठीक है, यानी दोनों को ही तृप्ति होती है, न लेने वाले को और न देने वाले को। कहता नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म जनता के उदार दान से हुआ, ठीक है। ये पूछ दे सवाल कि बताइए नालंदा विश्वविद्यालय का दान जन्म कैसे होता है, तो नालंदा विश्वविद्यालय का जो जन्म होता है जनता के उदार दान से होता है। जैसे आप लोग गाँव घर में क्या होते हैं, बहुत सारे ऐसे टीचर होते हैं, बहुत सारे ऐसे शिक्षक होते हैं जो अपने कुल कुटुंब और क्या करते हैं, यानी जन सेवा के लिए क्या करते हैं, शिक्षा का दान करते हैं। उसी तरह से है जो नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म होता है, किसके द्वारा, जनता के दान से है जो नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म हुआ है, ठीक है। कहा जाता है कि इसका आरंभ 500 व्यापारियों के दान से हुआ था, ठीक है, यानी व्यापारी वर्ग के जो लोग थे उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को बढ़ाने के लिए है जो दान दिया था, तब जाकर नालंदा विश्वविद्यालय क्या हुआ, बना था। जिन्होंने अपने धन से भूमि खरीदकर बुद्ध को दान में दी थी, किसको दान में थी, नालंदा विश्वविद्यालय की भूमि खरीदकर तो बुद्ध को दान में दी थी। और युवान चांग के समय में नालंदा विश्वविद्यालय का रूप धारण कर चुका था, और जिस समय है जो युवान चांग हमारा देश भारत में आया था उस समय नालंदा विश्वविद्यालय है जो अपना क्या कर चुका था, तो रूप धारण कर चुका था। यहाँ उस समय 6 बड़े बिहार थे, यानी बिहार कहने का मतलब है सबसे बड़े बड़े हैं जो गांव हुआ करते थे, यानी उस समय 6 बड़े बड़े महल हुआ करते थे नालंदा विश्वविद्यालय के, ठीक है। कहता है 8वीं समय है जो बिहार कहा जाता था, ठीक है, जैसे आज गांव होता है, ठीक है, उसी तरह से उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के 6 बड़े बिहार थे, यानी 6 बड़े हॉस्टल हुआ करते होंगे। कहता 8वीं सदी के यशोवर्मन के शिलालेख में नालंदा का बड़ा भव्य वर्णन किया गया है, ठीक है। 8वीं सदी में एक नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में एक लेख लिखा गया है यशोवर्मन के द्वारा, जो शिलालेख है इसमें है जो नालंदा विश्वविद्यालय का भव्य वर्णन किया गया है। यहाँ के बिहारों की पंक्तियों के ऊंचे ऊंचे शिखर आकाश में मेघों को छूते थे, ठीक है, यानी जो बनाया गया था, घर बनाया गया था, वो बिहार बनाया गया था बच्चों को रहने के लिए, स्टूडेंट को रहने के लिए, वो किसे छूता था, तो आकाश को, मेघों को छूता था। ऐसा वर्णन किया गया किसके द्वारा, तो यशोवर्मन के शिलालेख हैं उसमें किया गया है। कहता है उनके चारों ओर कहते हैं ऊंचे ऊंचे आकाश में मेघों को छूते थे, उनके चारों ओर नीले जल से भरे हुए सरोवर थे। जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसके चारों ओर क्या था, तो नीले जल से भरा हुआ सरोवर था जिनमें सुनहरे और लाल कमल तैरते थे। और क्या है, तो सरोवर में बहुत ही अच्छा कमल तैरता है, तो वही कह रहा है कि लाल कमल तैरते थे, सुनहरे और लाल कमल तैरते थे किसमें, तो नालंदा विश्वविद्यालय है उसके चारों तरफ जो सरोवर थे उसमें। कहता है बीच बीच में सघन आम्र कुंज की छाया थी। आम्र कुंज कहने का मतलब है आम के पेड़ों से है यहाँ, ठीक है। तो जो बीच बीच में जो नालंदा विश्वविद्यालय के 6 विहार थे उसमें जो चारों तरफ तालाब थे उसमें जो कमल के फूल गिरते थे, उसी में चारों तरफ है जो आम्र कुंज की छाया होती थी, यानी कि आम के वृक्ष की छाया होती थी। यहाँ के भवन के शिल्प और सत्याप्त को देखकर आश्चर्य होता था, यानी जो लोग आते थे उनको देखकर जो शिल्पकारी की गई थी, जो कलाकृतियां बनाई गई थी, जो सत्याप्त कला का नमूना पेश किया गया था, उसको देखकर लोग आश्चर्यचकित रहते थे। उनमें अनेक प्रकार के अलंकरण और सुंदर मूर्तियां थी। क्या थी, तो आज जिस तरह से हम लोग अच्छे अच्छे पेंटिंग्स करते हैं, क्या करते हैं, यानी मूर्तियां बनाते हैं, उस समय क्या किया गया था, तो नालंदा बिहार में है उसमें है जो अलंकरण किया गया था, यानी उसको सजाया गया था। ये दोनों भारतवर्ष में अनेक संघाराम है, ठीक है। कहता है ये तो भारतवर्ष में है जो अनेक संघाराम है, किंतु नालंदा उन सबसे अद्वितीय था, ठीक है। ऐसा आप लोगों को बहुत सारा मिलेगा, लेकिन नालंदा उसमें क्या है, अद्वितीय है, उसके जैसा कोई नहीं बना है। कहता है चीनी यात्री इत सिंह के समय में है जो इस बिहार में 300 बड़े कमरे और 8 मंडप थे, ठीक है। तो यह पूछा जाएगा कि बताइए किसके समय में है जो 300 बड़े कमरे थे नालंदा बिहार में, नालंदा विश्वविद्यालय में, तो चीनी यात्री इत सिंह आया था उस समय 300 कमरे थे, बड़े कमरे थे और 8 मंडप थे। कहता है आप लोगों को
फिर इसमें क्या कि जो पुरातत्व विभाग की खुदाई में नालंदा विश्वविद्यालय के जो अवशेष यहाँ प्राप्त हुए हैं उनसे इन वर्णनों की सच्चाई प्रकट होती है। ठीक है, जो हमारा नालंदा विश्वविद्यालय है यह अब नहीं रहा, लेकिन इसकी जो पुरातत्व है यानी जब खुदाई हुई है तो उससे यह सभी चीज़ जानकारियाँ निकल के आती है। तो यह लिखा गया है किसके द्वारा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, जो भारत ये गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति रह चुके हैं। कहता है यदि आर्थिक दृष्टि से नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य और विद्यार्थी निश्चित बना दिए गए थे। ठीक है, यानी आर्थिक दृष्टि से है बताया जाए, यानी आर्थिक रुपया पैसा की दृष्टि से है, जो नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य और जो विद्यार्थी हैं उसको निश्चित बना दिए गए थे। और भूमि और भवनों के दान के अतिरिक्त है जो नित्य प्रति के व्यय के लिए 100 गांव की आय अक्षय निधि के रूप में समर्पित होती थी। ठीक है, और भूमि और जो भवन के दान के अतिरिक्त यानी उस सब के अतिरिक्त है जो नित्य प्रतिदिन जो 100 गांव की आय थी, यानी जितना 100 गांव मिलकर जितना 100 गांव का आय था उसका नित्य प्रतिदिन है जो नालंदा विश्वविद्यालय को क्या था? समर्पित था। ठीक है, यानी कि वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए, वहाँ के छात्र छात्राओं के लिए, वहाँ के आचार्य के लिए, वहाँ के टीचर्स के लिए क्या था? समर्पित था 100 गांव का दान। ठीक है, यानी 100 गांव की जो आय है वह निधि के रूप में क्या थी? समर्पित, यानी कि जमा होता था। इत सिंह के समय में यह संख्या बढ़कर 200 गांवों तक पहुंच गई थी। और जब इत सिंह आया था उस समय यहाँ गांवों की जो संख्या कितना पहुंच गई थी? तो 200 पहुंच गई थी। कहता है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल इन 3 राज्यों ने नालंदा के निर्माण और अर्थव्यवस्था में पर्याप्त भाग दिया है। तो आपसे नेक्स्ट जो पॉइंट बनता है यहाँ जिसे आप नोट करेंगे, नालंदा के निर्माण में है जो उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल इन 3 राज्यों ने है जो अर्थव्यवस्था में पर्याप्त भाग दिया है, यानी इसमें बहुत ज़्यादा ही योगदान दिया था, तब जाकर नालंदा विश्वविद्यालय बना था। और जिसकी आज हम लोग गौरव गाथा को क्या कर रहे हैं? समेटे हुए नालंदा है जो अपने आप में एक बहुत बड़ा गौरव गाथा समेटे हुए है और अपनी जो प्राचीन जो शिक्षा विद्या है उसके बारे में बता रहा है कि मैं नालंदा हूँ और आज है जो हम उसकी महिमा को खोते जा रहे हैं। कहता है बंगाल के महाराजा धर्मालदेव और देवपाल के समय में के ताम्रपत्र और मूर्तियां नालंदा की खुदाई में प्राप्त हुई है। जब नालंदा की खुदाई हुई है तो वहाँ के जो बंगाल के महाराजा थे धर्मपाल देव और जो देवपाल देव है उनके समय के जो ताम्रपत्र की जो मूर्तियां हैं वो नालंदा की खुदाई से प्राप्त हुई है। तो यही कहा जाता है कि भारत ही नहीं बल्कि जो हमारा बिहार ही नहीं पूरा भारत है, जो नालंदा विश्वविद्यालय है यह पूरा विश्व का है, यानी कि पूरे एशिया का है, जो क्या है तो लाइट हुआ करता था यानी शिक्षा के माध्यम में। और आज की जो शिक्षा व्यवस्था है उसके बारे में बताता है कि आज की हमारी शिक्षा व्यवस्था कहाँ तक है और किस तरह से दुरुस्त है या दुरुस्त नहीं है। आज हम लोगों को है जो जाति पाति के नाम पर लड़ा कर मारा जाता है, इसे समझना होगा, क्योंकि उस समय क्या था सिर्फ शिक्षा पर फोकस किया गया था यानी उस पर किया गया, और आज के क्या है यानी सबसे पहले शिक्षा को बर्बाद किया जा रहा है। तो इसे आप लोगों को समझना होगा। कहता है फिर आप लोगों को कि जो विदेशों के साथ नालंदा विश्वविद्यालय की बात किया जाए तो विदेशों के साथ नालंदा विश्वविद्यालय का जो संबंध था उसका स्मारक एक ताम्रपत्र नालंदा की खुदाई से मिलता है कि नालंदा का संबंध है जो पूरे विश्व से यानी कि विदेशों के साथ कैसा रहा, दूसरे देश के साथ कैसा रहा, इसके बारे में भी पता मिलता है। तो जिस समय हमारा भारत का बंटवारा नहीं हुआ था तो भारत का सबसे पुरातन विद्यापीठ था वह था हमारा तक्षशिला, जो पूरे वर्ल्ड में जाना जाता था, शिक्षा के लिए जाना जाता, विद्या केंद्र के लिए जाना जाता था। लेकिन स्वतंत्र भारत का एकमात्र जो ऐसा शिक्षा केंद्र बन के उभरा था वह था हमारा नालंदा, जो आज है जो इसका एक इतिहास बन गया है, एक गौरवशाली इतिहास बनकर रह गया है। और उसके विकास के लिए हमारा गवर्नमेंट कुछ नहीं करता है और हम लोग भी उसके प्रति क्या करते हैं तो सम्मान व्यतीत नहीं करते हैं। तो यह है नालंदा की क्या है स्थिति आज बनकर रह गई है और हमारी शिक्षा व्यवस्था को बनाकर रखा गया। कहा जाता है इसमें ज्ञात होता है कि जो स्वर्णद्वीप यानी स्वर्णद्वीप सुमात्रा है वहाँ के शासक शैलेंद्र सम्राट श्री
बालपुत्र देव ने मगध के सम्राट देवपाल के पास अपना राजदूत भेजकर यह प्रार्थना की थी कि उनकी ओर से 5 गांवों का दान नालंदा विश्वविद्यालय को दिया जाए। ठीक है, तो जो जिस पर सबसे ज़्यादा खर्च आज करना है, शिक्षा पर सबसे ज़्यादा खर्च करना है, लोग उसी पर नहीं खर्च करते हैं। हमारा गवर्नमेंट उसी को कमज़ोर करने पर तुली हुई है, ताकि और हम अपने स्थिति को हैं जो नालंदा विश्वविद्यालय की जो विरासत हैं, जो उसके इतिहास हैं, उसको हम लोग भूलते जा रहे हैं। तो यही कहा जाता है कि जो सुमात्रा स्वर्णद्वीप, जो सुमात्रा के शासक शैलेंद्र थे, यह सम्राट श्री बल्लाल देव पुत्र ने मगध के सम्राट, जो उस समय के जो मगध के सम्राट थे देवपाल देव, उसके पास अपना राजदूत भेजकर यह प्रार्थना की थी कि उनकी ओर से 5 गांवों का दान नालंदा विश्वविद्यालय को दे दिया जाए। ठीक है, तो यह सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि देवपाल से किसने प्रार्थना की थी कि नालंदा विश्वविद्यालय को हमारे तरफ से 5 गांव हैं जो दान स्वरूप दिया जाए। तो यह सुमात्रा के शासक जो शैलेंद्र हैं, सम्राट शैलेंद्र के जो श्री बालपुत्र देव ने हैं, इनके द्वारा यह किया गया था। ठीक है, बाद में कहता है कि ताम्रपत्र के अनुसार नालंदा के गुणों में उत्कृष्ट होकर यह सम्राट बालपुत्र ने भगवान बुद्ध के प्रति भक्ति प्रदर्शित करते हुए नालंदा में एक बड़े विहार का निर्माण कराया था। तो यह भी सवाल आप लोगों से पूछा जाएगा क्या कि किसने भगवान बुद्ध से प्रति भक्ति को प्रदर्शित करते हुए नालंदा में एक बड़े विहार का निर्माण कराया था। तो यवद्वीप के सम्राट हैं, जो कौन हैं, बालपुत्र हैं। उन्होंने नालंदा में है जो एक बड़े विहार का निर्माण कराया था। यह कहाँ के थे, तो यवद्वीप के सम्राट थे। यह आप लोग तो देखिए कितना नालंदा विश्वविद्यालय है जो अपने आप में है, जो अपनी सभ्यता और संस्कृति के संयोगे रखा है, अपने धरोहर को संयोगे रखा है। और आज की जो शिक्षा व्यवस्था है, भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है, जो 100 साल में ही दम तोड़ रहा है, जो विश्वविद्यालय बने हैं वो 100 साल में ही दम तोड़े हैं। और जो हमारा नालंदा विश्वविद्यालय है, ये देखिए आज तक अपनी इतिहास को संयोजे हुए है और आज तक इसका इतिहास है जो गाया जाता है। तो हमें वैसे विश्वविद्यालय की आवश्यकता आज भी हैं जहां दूसरे देश से लोग पढ़ने के लिए आए, बल्कि अपने देश के लोग दूसरे देश में पढ़ने न जाएं। कहता है उन 5 नव गांवों की आय प्राज्ञा परिमिता आदि का पूजन, चतुर्दिश अर्थात अंतर्राष्ट्रीय आर्य भिक्षु संघ के चिबर, भोजन, चिकित्सा, सायन आदि का व्यय, धार्मिक ग्रंथों की प्रतिलिपि एवं बिहार की टूट फूट की मरम्मत आदि के लिए खर्च किया जाता था। आजकल आता तो है, हमारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग देता तो है पैसा कि अपना विद्यालय को सुधारिए, यानी इसको सुदृढ़ कीजिए, लेकिन सारा पैसा क्या किया जाता है, खा जाया जाता है, ठेकेदार के द्वारा, घूसखोर के द्वारा खा लिया जाता है। तो बताइए कि हमारा शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधरेगा, यह सोचने की बात है। कहता है यह तो संयोग से बचा हुआ एक उदाहरण है। यह क्या है, तो एकमात्र हमारा जो नालंदा विश्वविद्यालय है, यह एकमात्र हमारा संयोग से बचा हुआ उदाहरण है जो विदेशों में फैली हुई नालंदा की अमिट छाप हमारे सामने रखता है। हमारी जो विश्वविद्यालय है, जो पुरातन विश्वविद्यालय है नालंदा, यह आज भी अपने छाप को छोड़े हुए है। नालंदा विश्वविद्यालय के छाप को छोड़े हुए अपने इतिहास को संजोगे हुए है। और आज के जो हमारे यहाँ बोला जाता है मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और जितने शिक्षा मंत्री या कुत्ता मंत्री जो भी हैं, उनके द्वारा बोला जाता है शिक्षा पर ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, और कुछ भी नहीं किया जाता, पूरे को चबा जाया जाता है। तो बताएं कि हमारा जो है नालंदा विश्वविद्यालय, यह अपने आप में एक अमिट छाप छोड़े हुए है। और आज के जो विद्यालय हैं, कॉलेजेज हैं, यह इसका कोई भी छाप नहीं है। कुछ दिन के बाद इसकी स्मृतियां भी भूल जाया जाता है, लड़कन के द्वारा भुला दिया जाता है। तो आज वैसी शिक्षा व्यवस्था की ज़रूरत है जो क्या करे, अपने इतिहास को संयोगे और पूरे विश्व में अपना छाप छोड़े। कहता है लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय आर्य भिक्षु संघ की धाक समस्त एशिया भूखंड में थी। और आज भी नालंदा विश्वविद्यालय के जो आर्य भिक्षु संघ है, इसका धाक समस्त एशिया भूखंड में देखने को मिलता है। कहता है इस संघ की बहुत सी मिट्टी की मुद्राएं नालंदा में प्राप्त हुई हैं। जब खनन हुआ है तो बहुत सारे जो इस संघ की जो भिक्षु संघ है, जो इसकी मुद्राएं, मिट्टी की जो मुद्रा होती थी, वो आज भी नालंदा में प्राप्त हुई हैं। कहता है नालंदा का शिक्षा क्रम बड़ी व्यवहारिक बुद्धि से तैयार किया गया था। जो नालंदा विश्वविद्यालय की जो शिक्षा व्यवस्था है, यह क्या किया गया था, तो बड़ी ही
है जो बुद्धि से तैयार किया गया था, व्यवहारिक बुद्धि के आधार पर तैयार किया गया था, उसे पढ़कर विद्यार्थी दैनिक जीवन में अधिकाधिक सफलता प्राप्त करते थे। और आज की जो शिक्षा है इसे क्या करते हैं तो लोग पढ़ तो लेते हैं, लेकिन आजकल की जो शिक्षा है वो व्यवहारिक नहीं है। ठीक है, आजकल की जो शिक्षा है वो कैसी है तो व्यावसायिक शिक्षा देने के लिए बोलता है। लेकिन हमें क्या कैसी शिक्षा चाहिए तो हमें व्यवहारिक शिक्षा की आवश्यकता है, न कि व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता है। और आज वही चीज़ें किया जा रहा है, शिक्षा को व्यवसाय बनाया गया है न कि व्यवहारिक बनाया गया है। तो यही चीज़ आप लोगों को समझने की ज़रूरत है कि जो हमारी शिक्षा व्यवस्था हो कैसी हो तो व्यवहारिक हो न कि व्यावसायिक हो। कहा जाता है मूल रूप से 5 विषयों की यहाँ पर शिक्षा अनिवार्य थी। जो नालंदा विश्वविद्यालय है यहाँ 5 तरह की शिक्षा दिया जाता था। पहला शब्द विद्या व्याकरण, कैसा तो सबसे पहले है जो विद्या व्याकरण की शिक्षा दिया जाता था, जिससे भाषा का सम्यक ज्ञान प्राप्त होता था। जिसे लोग स्टूडेंट हैं, जो हमारे स्टूडेंट हैं यानी जो छात्र हैं छात्राएं हैं, वह सबसे पहले भाषा को सीखें, किसके साथ कैसे बोलना है, अपने से बड़े के साथ कैसे व्यवहार करना है, छोटा के साथ कैसे व्यवहार करना है, बूढ़े लोग के साथ कैसे व्यवहार करना है, बच्चे के साथ कैसे व्यवहार करना है, अपने से बड़े के प्रति सम्मान कैसे व्यक्त करें, ये सभी के बारे में है जो पहले बताया जाता था। तो शब्द विद्या या व्याकरण जिससे भाषा का सम्यक ज्ञान प्राप्त हो सके, हेतु विद्या या तर्कशास्त्र जिसे विद्यार्थी अपनी बुद्धि की कसौटी पर प्रत्येक बात को परख सके, यानी तर्क जिसे आज हम लोग रीजनिंग कहते हैं, तो तर्कशास्त्र की शिक्षा दिया जाता था। कहाँ तो नालंदा विश्वविद्यालय में, जहाँ पर छात्र हैं जो तर्क वितर्क करके एक दूसरे से तर्क वितर्क करके हैं जो क्या करें अपने बुद्धि को कसौटी पर क्या करें कस सकें, ये परख सकें, ये किया जाता था। कहता है चिकित्सा, उसके साथ चिकित्सा विद्या भी है जो किया जाता है, जिसे सीखकर छात्र स्वयं स्वस्थ रह सकें और दूसरों को भी निरोग बना सकें। आजकल हमारे मेडिकल क्षेत्र में ही देख लीजिए, छात्र सीख तो लेते हैं लेकिन क्या करते हैं उसे दूसरे को निरोग तो करते ही हैं, लेकिन आजकल ज़्यादा भ्रष्टाचारी करते हैं, यानी कि रोग फैलाने का, रायता फैलाने का भी कार्य करते हैं। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर जो चिकित्सा का शिक्षा प्राप्त करते हैं वैसे तो यही करा, जिससे क्या छात्र क्या करें स्वयं को स्वस्थ रख सकें चिकित्सा से और दूसरे को भी क्या बना सकें निरोगी। आज देखिए आज जो हमारा भारत है या बिहार है वहाँ पर अगर आप किसी भी हॉस्पिटल में चल जाइए तो बिन पैसा का आपको इलाज नहीं होता है, कोई भी आपको इलाज करने के लिए क्या है तैयार नहीं है। लेकिन उस समय ऐसा व्यवस्था था ताकि लोग जन भावना से प्रेरित होकर दूसरे के को भी क्या कर सकते थे निरोग बना सकते थे। तथा देखिए जो औषधि का पैसा है वो तो देना ही होता है, लेकिन जिसके पास नहीं पैसा होता था उसको भी क्या किया जाता, चिकित्सा किया जाता है। ठीक है, कहता है बना सके। और तथा शिल्प विद्या यानी शिल्प यानी कि जो रचनात्मक विद्या है, शिल्प की जो विद्या है वह यहाँ दिया जाता था। एक न एक शिल्प को सीखना वहाँ अनिवार्य था, एक न एक कला को क्या था सीखना वहाँ पर अनिवार्य था। कहाँ तो नालंदा विश्वविद्यालय में। कहता है जिसके द्वारा छात्र में व्यवहारिक और आर्थिक जीवन की स्वतंत्रता और आ सके। ठीक है, ताकि छात्र क्या कर सकें, अगर शिल्प कला सीखेंगे तो उसमें अपने व्यवहार में उसको लाएंगे, ताकि जब व्यवहार में लाएंगे तो उनसे उनकी आर्थिक स्वतंत्रता है जो क्या हो सकेगी आ सकेगी, उनमें जो आर्थिक जो स्थिति खराब है उनकी वह आर्थिक स्थिति से स्वतंत्र हो सकेंगे और वह अपने पैर पर खड़ा हो सकेंगे। तो कथा इन चारों के अतिरिक्त अपनी रुचि के अनुसार लोग धर्म और दर्शन का भी अध्ययन करते थे, और इसके साथ ही किसका शिक्षा दिया जाता था तो धर्म और दर्शन का शिक्षा दिया जाता था नालंदा विश्वविद्यालय में। तो यह था हमारा नालंदा विश्वविद्यालय जिसकी आज आप लोग गौरव गाथा को सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं। तो आप जितने भी स्टूडेंट हैं वह क्या करें शेयर करें बीच में, ताकि और भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ सके जो 9th क्लास में पढ़ रहे हैं। कहता आचार्य शिलभद्र योग शास्त्र के उस समय के सबसे बड़े विद्वान माने जाते थे। जिस समय नालंदा विश्वविद्यालय है उस समय के जो योग शास्त्र, जो आज योगा दिवस मनाते हैं, उस समय योग शास्त्र के जो सबसे बड़े विद्वान माने जाते थे वह कौन थे तो आचार्य शिलभद्र। तो आप लोग लिखेंगे कि आचार्य शिलभद्र योग शास्त्र के नालंदा विश्वविद्यालय के सबसे बड़े विद्वान माने जाते थे। उनसे पहले धर्मपाल इस संस्था के प्रसिद्ध कुलपति थे। ठीक है, तो और नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे तो धर्मपाल थे जो नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति थे। कहता है शिलभद्र, ज्ञानचंद्र, प्रभामित्र, स्थरमती, गुणमती आदि अन्य आचार्य युवान चांग के समकालीन थे। तो जो युवान चांग थे इसके समकालीन कौन कौन थे, कौन आचार्य थे तो इनके समय में जो
समकालीन यानी उन्हीं के समय कौन कौन थे, तो शीलभद्र, ज्ञानचंद्र, प्रभामित्र, स्थरमति, गुणमति, ये सब हैं जो आचार्य युवान चांग के समकालीन थे। तो ये सवाल पूछा जाएगा तो आप लोग नोट कर लेंगे। कहता जिस समय युवान चांग अपने देश चीन को लौट गए उस समय भी अपने भारतीय मित्रों के साथ उनका वैसा ही घनिष्ठ संबंध बना रहा जब युवान चांग नालंदा से विदा होने लगे थे। ठीक है, जब युवान चांग की शिक्षा पूरी हो गई थी, जब उनका समय पूरा हो गया था, तो वह जब चीन को लौट रहे थे तो उन समय में ही है जो उनका मित्रता वैसा ही ना रहा नालंदा विश्वविद्यालय से जैसे पहले था, उनका घनिष्ठ संबंध वैसा ही बना रहा। तब आचार्य शीलभद्र और अन्य भिक्षुओं ने उनसे यहाँ रह जाने के लिए अनुरोध भी किया था कि युवान चांग जी आप रह जाइए। किन किन ने अनुरोध किया था, तो आचार्य शीलभद्र ने और जो अन्य भिक्षु है उन्होंने अनुरोध किया था। कहता युवान चांग ने उत्तर में यह वचन कहे, जब उनसे यह कहा गया कि आप यहाँ रुक जाइए, तो युवान चांग ने उत्तर में कहा यह देश बुद्ध की जन्मभूमि है, इसके प्रति प्रेम न हो सकना असंभव है। यानी युवान चांग ने कहा था ये किसका धरती है, तो बुद्ध की जन्मभूमि है, यहाँ बुद्ध अवतरित हुए हैं, बुद्ध के शिक्षा से यह चल रहा है, तो यहाँ के प्रति प्रेम न हो सकना क्या है, असंभव है। यानी वैसे ही आदमी को प्रेम नहीं होगा इस देश के प्रति जो इनसे प्रेम न करते हैं, जो शिक्षा से प्रेम न करते हैं, शिक्षा से द्वेष करते हैं। कहता लेकिन यहाँ आने का मेरा उद्देश्य यही था कि अपने भाइयों के हित के लिए मैं भगवान के महान धर्म की खोज करूं। उनका तो एक सवाल पूछा जाएगा कि बताइए युवान चांग के आने का यहाँ उद्देश्य क्या था, तो उनका आने का उद्देश्य यही था कि वो अपने भाइयों के हित के लिए भगवान के महान जो धर्म की खोज है वह क्या कर सके, करें। कहता मेरा यहाँ आना बहुत ही लाभप्रद सिद्ध हुआ, और उनको क्या हुआ, यहाँ आना बहुत लाभप्रद सिद्ध हुआ युवान चांग के। अब यहाँ से वापस जाने की इच्छा हो रही थी युवान चांग की कि जो मैंने पढ़ा सुना है उसे दूसरों के हितार्थ हेतु बताऊं और अनुवाद रूप में लाऊं। यानी युवान चांग का कहना है जो हमने सीखा नालंदा विश्वविद्यालय से सीखा, भगवान बुद्ध की धरती से सीखा, उसे मैं अपने देश में जाकर दूसरे के हितार्थ हेतु यानी दूसरे के हित में, अपने सभी भाई बंधुओं के हित में जाकर अनुवाद करूं और उसमें लाऊं और मैं उसके बताऊं, जिसके फलस्वरूप अन्य मनुष्य भी आपके प्रति उसी प्रकार कृतज्ञ हो सके जिस प्रकार मैं हुआ, जिस प्रकार से मैं आपके बारे में जान रहा हूं, जिस प्रकार से मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूं, आपका आभारी हूं, उसी तरह से नालंदा विश्वविद्यालय का और भी हमारे प्यारे भाई बंधु आभारी हूँ यानी कृतज्ञ हूँ। यह कहना था किनका, तो युवान चांग का कहना था। कहता इसे उन पर से शीलभद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने कहा यह उदात्त विचार तो बौद्धिस्तों जैसे हैं। यानी इसी पर यानी कि कहा किसने, तो जो आचार्य शीलभद्र थे उन्होंने बताएं कि यह तो विचार कैसा है, तो ये बौद्धिस्तों का विचार है यानी कि बुद्ध का विचार है। यानी कि बुद्ध ने भी यही विचार दिया था कि जो आपके पास है वह भी दूसरे को बांटो, अपने पास मत रखो। मेरा हृदय भी तुम्हारी सदास्याओं का समर्थन करता है। यानी कि जो हमारा हृदय है, जो आप सोच रहे हैं, उसे क्या करता है, तो समर्थन करता है। यह कहना था किनका, तो शीलभद्र जी का कहना था जो आचार्य थे नालंदा विश्वविद्यालय के। तो यह आप लोग याद रखेंगे, यहाँ से बहुत तरह के सवाल पूछे जाएंगे। कहता नालंदा के विद्वान ने विदेश में जाकर ज्ञान प्रसार किया। जो नालंदा का जो विद्वान थे, जो शिक्षक थे, जो भी वहाँ के स्टूडेंट थे, यह विदेश में जाकर भी क्या किया, तो नालंदा विश्वविद्यालय के जो ज्ञान है इसका प्रचार प्रसार किया। पहले तो तिब्बत के जो प्रसिद्ध सम्राट श्रोतंग छंगगुप्पो जो 630 ईस्वी ने अपने देश में भारतीय लिपि और ज्ञान का प्रचार करने के लिए अपने यहाँ के विद्वान जो थॉनी मिस भोट को नालंदा भेजा। ठीक है, तो यह आप लोगों से पूछा जाएगा कि बताइए जो तिब्बत के जो प्रसिद्ध सम्राट थे उनका नाम क्या था, नाम याद रखेंगे आप लोग सभी स्टूडेंट, कौन था, तो सत्रोंग छंगगुप्पो। ठीक है, सत्रोंद छंगगुप्पो जो तिब्बत के सम्राट थे, इन्होंने 630 ईस्वी में अपने देश में भारतीय लिपि और जो भारतीय लिपि था और जो ज्ञान का जो भारत में प्रसार हो रहा था उसके लिए अपने यहाँ के विद्वान, जो उनके यहाँ का जो तिब्बत का विद्वान था थोनी संभोट, उसको नालंदा भेजा, जिसने आचार्य देवबिंद सिंह के चरणों में बैठकर बौद्ध और ब्राह्मण साहित्य की शिक्षा प्राप्त की। और जो वहाँ के जो
प्रचार के लिए जो विद्वान आया था थोनिम्सोम्भोट, वो किसके पास पहुंचा? तो देवीविद सिंह थे, उनके चरण में बैठकर है जो बौद्ध और ब्राह्मण साहित्य का शिक्षा प्राप्त की। तो गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है। तो वही चीज गुरु किनको बनाया? वह तो देवीविद सिंह को बनाया। कहता है इसके बाद 8वीं सदी में नालंदा के कुलपति आचार्य शांति रक्षित तिब्बती सम्राट के आमंत्रण पर उस देश में गए थे। जब वहाँ के जो सम्राट थे जो 8वीं सदी के, उन्होंने जो नालंदा विश्वविद्यालय के जो उस समय के कुलपति थे आचार्य शांति रक्षित, वह तिब्बती सम्राट के आमंत्रण पर तिब्बत में गए और नालंदा के तंत्र विद्या के प्रमुख आचार्य कमलशील भी तिब्बत गए। और उस समय जो नालंदा के जो तंत्र विद्या के जो प्रमुख आचार्य थे कमलशील, वह भी कहाँ गए? तिब्बत गए थे। कथा नालंदा के विद्वानों ने तिब्बती भाषा सीखकर बौद्ध ग्रंथ और संस्कृत साहित्य का तिब्बत में अनुवाद किया। और क्या किया? जो है वहाँ के नालंदा के तंत्र विद्या के जो प्रमुख आचार्य जो कमलशील भी तिब्बत गए थे, और जो नालंदा के विद्वान ने है जो तिब्बती भाषा सीखा। क्या सीखा? तो तिब्बती भाषा सीखकर है जो बौद्ध ग्रंथ और संस्कृत साहित्य का तिब्बती में अनुवाद कर दिया, यानी तिब्बती भाषा में अनुवाद किया, यानी ट्रांसलेट किया गया। कहता है इस प्रकार उन्होंने तिब्बत देश को एक साहित्य प्रदान किया और फिर सैन वहाँ के निवासियों को बौद्ध धर्म में दीक्षित कर दिया। यानी सैन का अर्थ होता है धीरे धीरे, यानी तब इन लोगों ने वहाँ के जो निवासी थे तिब्बत के, वहाँ के निवासियों को धीरे धीरे बौद्ध धर्म में क्या कर दिया? यानी दीक्षित कर दिया। और नालंदा के आचार्य शांति रक्षित ने ही सबसे पहले 749 ईस्वी में तिब्बत में बौद्ध विहार की स्थापना की थी। तो यह सवाल पूछेगा, स्टार पॉइंट है कि जो तिब्बत में है किसके द्वारा जो बौद्ध विहार की स्थापना की गई थी? तो आचार्य शांति रक्षित के द्वारा किया गया था। कब? तो 749 ईस्वी में किया गया था। कहता इन विद्वानों में आचार्य पद्मसंभव जो 749 ईस्वी में, और दीपशंकर श्री जान अतिशी 980 ईस्वी में थे, इनका भी नाम उल्लेखनीय है। ठीक है, यानी कि तिब्बत में इनका भी नाम उल्लेखनीय माना जाता है। कथा साहित्य और धर्म के अतिरिक्त नालंदा कला का भी एक प्रसिद्ध केंद्र रहा है। ठीक है, तो आप लोगों से पूछेगा कि बताइए साहित्य और धर्म के अतिरिक्त नालंदा किसका केंद्र था? तो कला का भी एक प्रसिद्ध केंद्र था, जिसने अपना प्रभाव नेपाल, तिब्बत, हिंदोसिया और मध्य एशिया की कला पर डाला। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय का प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ा? तो नेपाल पर पड़ा, तिब्बत पर पड़ा, हिंदोसिया पर पड़ा और मध्य एशिया की कला पर डाला गया। कथा नालंदा की जो कांस्य मूर्तियां अत्यंत सुंदर और प्रभावात्मक थी। ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा ही प्रभावशाली थी जो नालंदा की मूर्तियां बनाई गई थी। कथा विद्वानों का अनुमान है कि कुर्कीहार से प्राप्त हुई, जो कुर्कीहार है वहाँ से जो प्राप्त हुई ये बौद्ध मूर्तियाँ नालंदा शैली से प्रभावित है। तो ये सवाल पूछ सकता है कि बताइए जो कुर्कीहार से प्राप्त बौद्ध मूर्तियाँ किससे प्रभावित थी? तो यह नालंदा शैली से प्रभावित थी। कहता है वस्तुतः नालंदा का जो स्वर्गीय उन्नति है उस समन्वित साधना का फल था, जो शिल्प विद्या और शब्द विद्या और धर्म और दर्शन के एक साथ पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने से संभव हुआ। ऐसा ही नालंदा विश्वविद्यालय का गुणगान नहीं किया जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय में शिल्प विद्या, शब्द विद्या, धर्म विद्या, दर्शन के साथ जो पाठ्यक्रम बताया गया था, यानी कई चीजें बताई जाती थी, इसीलिए ऐसा संभव हो सका। और नालंदा विश्वविद्यालय है जो अपने आप में है, जो क्या है, आज एक धरोहर स्वरूप बनकर रह गया है, अपनी विद्या को संयोए हुए है। कहता हमारी अभिलाषा होनी चाहिए कि भूतकाल के इस प्रबंध से शिक्षा लें और कला, शिल्प, साहित्य, धर्म, दर्शन, ज्ञान का एक बड़ा केंद्र नालंदा में हम पुनः स्थापित करें। और यही नहीं होना चाहिए, पूरे भारत में ऐसा एक अभिलाषा होना चाहिए क्या कि नालंदा विश्वविद्यालय के जैसा और भी हमारे देश में विश्वविद्यालय हो और भी इसका नाम हो, यहाँ पूरे दूर दूर से विदेश के भी लड़कन आकर पढ़ सकें। ठीक है, कुछ देश के लड़कन आते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं हमारे देश के लड़कन हैं, बच्चे हैं जो दूसरे देश में जाकर शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो यही है नालंदा विश्वविद्यालय की खासियत, जिसे आप लोगों ने पढ़ा। तो यह जो क्लास है यह आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हुआ होगा। तो यहाँ से चलिए जितने सवाल हैं उसका आंसर हम लोग
अगले क्लास में कर लेंगे। तो पाठ के साथ आप लोगों ने क्या सीखा, तो सवाल है नालंदा की वाणी एशिया महाद्वीप में पर्वत और समुद्र के उस पार तक फैल गई थी, इस वाक्य का आशय स्पष्ट कीजिए। 5 नंबर के सवाल आएंगे। मगध की प्राचीन राजधानी का नाम क्या था और वह कहाँ अवस्थित था। बुद्ध के समय नालंदा में क्या थी। महावीर और मेखली पुत्र गोसाल की भेंट किस उपग्राम में हुई थी। तो यह सभी सवालों का है जो आप लोगों को आंसर भी कराऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी स्टूडेंट @SK यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और जो पहली बार जुड़ रहे हैं वह सबसे पहले इसे शेयर करेंगे। अपने 3 ग्रुप में शेयर करना है और 3 दोस्त को शेयर करना है, ताकि यह जो आपका छोटा परिवार है यह भी बड़ा हो सके। और यदि आप लोग हमारा ऑफलाइन संस्थान से जुड़ने के लिए इच्छुक हैं तो आप अपने नज़दीकी शहर मसौढ़ी में आकर संदर्भ कोचिंग सेंटर के साथ में जुड़ सकते हैं, जहां हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 83 20 54 32 98। इस पर आप कांटेक्ट भी स्थापित कर सकते हैं। यहाँ कक्षाएं हैं जो 8 के साथ 12th तक संचालित होती है, साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कराई जाती है। तो यदि और यहाँ व्यवहारिक शिक्षा भी दिया जाता है। अभी जिस तरह से आप लोगों ने नालंदा विश्वविद्यालय का तक पढ़ा है उसी तरह से यहाँ व्यवहारिक शिक्षा भी दिया जाता है। तो आप सभी स्टूडेंट जितने भी प्यारे भाई बंधु जुड़े हुए हैं, यदि आप लोग चाहते हैं कि मैं अच्छा परफॉर्मेंस करूं, तो आप सभी स्टूडेंट जो हमारे ऑफलाइन संस्थान से जुड़ने के लिए इच्छुक हैं वह अपने नज़दीकी शहर मसौढ़ी में आकर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, या फिर आप हमारे ऑनलाइन क्लास के साथ में भी जुड़े रह सकते हैं। तो थैंक यू गाइज हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए।